हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पेप्टिक अल्सर। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम्स में मोस्टली देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपन जो इसके टर्म की बात कर लेते हैं पेप्टिक वर्ड के बारे में। तो पेप्टिक वर्ड जो होता है बॉडी में उन पार्ट्स के लिए यूज़ होता है जो डाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। तो अब यहाँ पे डाइजेशन की बात आती है तो हमारे माइंड में सीधा आता है जीआई सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पेप्टिक अल्सर की जो कंडीशन होती है इसमें वो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं लाइक ईसोफेगस, स्टमक एंड डुओडिनम। तो ये जो जीआई सिस्टम के पार्ट हैं, ये तीन पार्ट, इनकी म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पेप्टिक अल्सर। अब आप यहाँ पे एक बात देख रहे होंगे कि स्टमक के साथ साथ ईसोफेगस और डुओडिनम भी यहाँ पे अल्सर का शिकार हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो स्टमक होता है उससे ईसोफेगस अटैच होती है और डुओडिनम भी अटैच होता है। तो अगर यहाँ से जो HCl है यानी स्टोमक में जो HCl बन रहा है वो अगर ईसोफेगस में जाए या डुओडिनम में जाए तो वहाँ पर भी वो अल्सर का फॉर्मेशन कर सकता है। तो जनरली अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, तो पेप्टिक अल्सर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ईसोफेगस, स्टमक और डुओडिनम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें अल्सर का फॉर्मेशन होने लग जाता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है अल्सर फॉर्मेशन के पीछे? तो इसके पीछे सिंपल सा रीज़न होता है कि स्टोमक में जो HCl प्रेजेंट होता है उसका फॉर्मेशन ज़्यादा होने लग जाता है जिस वजह से अल्सर फॉर्म होते हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अब बात करें इसकी कॉजेज़ की कि क्या क्या यहाँ रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो इसमें फर्स्ट वन जो मोस्ट कॉमन कॉज आती है वो यही आती है H. पाइलोरी इन्फेक्शन। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो पेप्टिक अल्सर कोज कर सकता है। अब ये कैसे यहाँ पे पेप्टिक अल्सर कोज करता है तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो आपको पता होगा कि जो हमारा स्टोमक होता है उसमें जो HCl प्रेजेंट होता है उसके बारे में आपको पता है कि ये किसी भी चीज़ को गला सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हमारी जो स्टोमक की वाल होती है इसमें जो म्यूकस पाया जाता है ये क्या करता है, हमारे स्टोमक की वाल को इस HCl से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बट अगर यहाँ पे H. पाइलोरी बैक्टीरिया आ जाए स्टोमक के अंदर तो ये पाइलोरी बैक्टीरिया क्या करता है, स्टोमक के म्यूकस बैरियर को डैमेज कर देता है या इम्पेयर्ड कर देता है, जिसकी वजह से इजीली HCl हमारे स्टोमक की वाल को नुकसान पहुंचाने लग जाता है और पेप्टिक अल्सर की कंडीशन कोज होती है। तो आपको रीज़न समझ में आ गया कि ये कैसे कोज करता है। नेक्स्ट कोज की बात करें तो जब HCl का अगर सीक्रेशन ज़्यादा होने लग जाए, एक्सेसिव अमाउंट में बनने लग जाए HCl, तो उस वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स ड्रग्स। जो स्टेरॉइड ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, अगर कोई पर्सन इसका ज़्यादा यूज़ कर रहा है, एक्सेसिव अमाउंट में ले रहा है, तो स्टेरॉइड ड्रग्स क्या करती हैं, HCl के सीक्रेशन को बढ़ा देती है जिस वजह से पेप्टिक अल्सर होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट वन कॉज हो सकती है हैवी स्मोकिंग। जो लोग हैवी स्मोकर होते हैं उनमें भी पेप्टिक अल्सर होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि स्मोकिंग के अंदर ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो HCl के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे कॉज हो सकती है इमोशनल इनस्टेबिलिटी। इमोशनल इनस्टेबिलिटी का मीन ये है कि जब भी हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो जब भी हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं उस टाइम HCl का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से स्ट्रेसफुल कंडीशंस में भी पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। नेक्स्ट वन कॉज हो सकती है हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा अगेंस्ट HCl। अगर जो हमारे स्टमक की म्यूकोजा है वो
वो ज़्यादा सेंसिटिव है HCl के प्रति, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशंस में भी पेप्टिक अल्सर होने के चांस होंगे। और लास्ट यहाँ पे कोज या रिस्क फैक्टर हो सकता है स्पाइसी फूड्स। जो लोग स्पाइसी फूड्स ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाना जो ज़्यादा खाते हैं, फ्राइड चीज़ें वगैरह, उन लोगों में भी अल्सर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये तो बात हो गई इसकी कोजेज़ की। नेक्स्ट वन अब बात करेंगे अपन इसके टाइप्स की। तो पेप्टिक अल्सर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन तो है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, मींस जो अल्सर कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। दूसरा टाइप यहाँ पे किया गया है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अकॉर्डिंग टू लोकेशन। तो लोकेशन के हिसाब से पेप्टिक अल्सर 3 जगह पर हो सकते हैं। फर्स्ट वन तो है ईसोफेजियल अल्सर। जो ईसोफेगस होती है उसका जो लोअर पार्ट होता है जो स्टोमक से कनेक्ट होता है, उसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, अगर इसके अंदर अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ईसोफेजियल अल्सर। नेक्स्ट वन आता है गैस्ट्रिक अल्सर। अगर जो स्टोमक है, स्टोमक के अंदर अगर अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर। थर्ड वन आता है डुओडिनल अल्सर। अगर जो डुओडिनम होता है, मींस स्टोमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट अटैच होता है डुओडिनम, उसके अंदर अगर मतलब अल्सर फॉर्मेशन हो रहे हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डुओडिनल अल्सर। तो समझ में आ गया, अकॉर्डिंग टू लोकेशन 3 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट वन अब बात करें अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। तो सीवियरिटी के हिसाब से पेप्टिक अल्सर 2 टाइप का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। जनरली मैं आपको जब भी हर वीडियो में एक्यूट क्रोनिक का जिक्र करता हूं तो यही बोलता हूं कि एक्यूट टर्म का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंडीशन अचानक हो रही है और शॉर्ट टाइम के लिए हो रही है, मतलब कुछ समय के लिए हो रही है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एक्यूट। क्रोनिक का मीन होता है कि कोई कंडीशन लंबे समय तक चल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोनिक। तो हम यहाँ पे एक्यूट पेप्टिक अल्सर की अपन सबसे पहले बात करें तो एक्यूट कंडीशन ऐसी होती है जिसमें अल्सर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए होते हैं, और सडनली होते हैं, मतलब अचानक फॉर्म हो जाते हैं। अब इसमें एक और कंडीशन आती है जो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको पता होगा स्टोमक की 4 लेयर्स होती हैं इस तरह से, ये नॉर्मल जो बता रहा हूँ। तो अगर बात करें सबसे इनर लेयर की, तो सबसे इनर लेयर होती है म्यूकोजा, उसके बाद सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलर एंड सीरोसा जो सबसे आउटर लेयर होती है। तो स्टोमक की 4 लेयर्स होती हैं। तो एक्यूट पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में क्या होता है कि सबसे जो इनर लेयर है, यानी जो सब म्यूकोजल लेयर है, इसके अंदर ही सिर्फ जो है अल्सर का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट वन अब बात करें अपन क्रोनिक कंडीशन की। तो अगर ये जो एक्यूट अल्सर की कंडीशन है, यहाँ पे अल्सर फॉर्म हो गए, अब इसको अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए या ये कंडीशन लंबे समय तक रहे, यहाँ पे अल्सर जो फॉर्मेशन लंबे टाइम तक रहे, तो क्या होता है कि ये अल्सर कहाँ पहुँच जाते हैं, इस सबम्यूकोजल लेयर और मस्कुलर लेयर में। तो अगर अल्सर का फॉर्मेशन म्यूकस लेयर के साथ साथ सब म्यूकोजल और मस्कुलर लेयर में भी हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। तो समझ में आ गया आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस कि एक्यूट में तो क्या होता है, सिर्फ म्यूकोजल लेयर ही इन्वॉल्व होती है अल्सर फॉर्मेशन में। क्रोनिक कंडीशन में क्या होता है कि म्यूकोजल लेयर के साथ सब म्यूकोजा और मस्कुलर लेयर में भी अल्सर फॉर्म हो जाते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई इसकी अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। नेक्स्ट वन अब बात करें अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो यहाँ पे जो भी कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मतलब इन्फेक्शन हो गया, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, या अदर कोई भी रीज़न हो गए, जैसे HCl का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उन वजह से होता क्या है कि जो स्टोमक का जो म्यूकोजल बैरियर प्रोटेक्शन होता है वो क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। जैसा मैंने अर्ली आपको बताया कि हमारे स्टोमक में जो म्यूकोजल लेयर होती है उसमें म्यूकस रहता है जो हमारे स्टोमक वाल को HCl से प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस म्यूकोजल बैरियर प्रोटेक्शन को इम्पेयर्ड कर देते हैं, इसको ख़राब कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि म्यूकोजा की वाल में क्या हो जाता है, ईजीली इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पे अगर स्टमक में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो गया तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे डैमेज होगा म्यूकस मेम्ब्रेन में और अल्सर का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, जिस
कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, पेप्टिक अल्सर। तो आपको समझ में आ गया इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि जो भी कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूकोजल बैरियर प्रोटेक्शन को इम्पेयर कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ इजीली इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाती है। और इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ क्या होता है, स्टोमक की म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है और अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। ओके, तो ये बात हो गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। अब अपन बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। तो यहाँ पे जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें कॉमन सिम्टम होता है पेप्टिक अल्सर का पेन। तो जब भी पर्सन खाना खाता है, जैसे पर्सन ने खाना खाया उसके 1 से 3 घंटे के बाद में उसको पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक साइन है पेप्टिक अल्सर का। अब यहाँ पे जो पेन हो रहा है वो किस तरह का रहता है, जो इसकी लोकेशन होती है पेन की वो कहाँ रहती है, एपिगेस्ट्रिक रीजन में, मींस अम्बिलिकस के ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे स्टोमक प्रेजेंट होता है वहाँ पे पेन होता है पर्सन को। किस तरह का पेन होता है, कैसा नेचर होता है पेन का, बर्निंग सेंसेशन, मींस पेट में उसको जलन फील होती है, जो कि पेप्टिक अल्सर का साइन है। अब ये जो पेन हो रहा है वो कहाँ का रेडिएट हो सकता है, कहाँ का फैल सकता है, तो ये पेन चेस्ट में भी जा सकता है और स्पाइन में भी जा सकता है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट सिम्टम। नेक्स्ट वन और भी यहाँ सिम्टम देखने को मिलते हैं, लाइक हार्ट बर्न की कंडीशन, यानी पर्सन को कैसी जलन होगी, चेस्ट के अंदर जलन फील होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे डिस्फेजिया की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, मतलब पर्सन को कुछ भी वो खाएगा तो उसको स्वालोविंग करने में डिफ़िकल्टी होगी, जलन फील होगी। नेक्स्ट वन यहाँ पे एब्डोमिनल ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी रहेगी। एब्डोमिनल ब्लोटिंग क्या होता है कि पर्सन को स्टोमक में क्या फील होगा, भारीपन फील होगा, फुलनेस फील होगी। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे और प्रॉब्लम देखने को मिलेगी हीमेटिमेसिस की। इसका मतलब क्या होता है, ये टर्म यूज़ होता है कि जब वोमिटिंग के अंदर ब्लड प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं हीमेटिमेसिस। ओके, नेक्स्ट वन मेलिना का प्रेजेंट मीन होता है, इस टर्म का मीन ये होता है कि जब स्टूल के अंदर ब्लड प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, मेलिना। ओके, तो ये दोनों जो है सिम्टम यहाँ देखने को मिल सकते हैं पेप्टिक अल्सर में। नेक्स्ट वन यहाँ पे पर्सन को एनोरेक्सिया इसलिए होगा क्योंकि पर्सन को जब पेप्टिक अल्सर की शिकायत रहेगी तो उसके पेट में दर्द रहेगा, उसको खाने का मन नहीं होगा, उसको भूख नहीं लगेगी। तो अगर यहाँ पे एनोरेक्सिया की कंडीशन रहेगी, यानी खाना नहीं खाएगा, भूख नहीं लगेगी, तो पर्सन में वेट लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे एनीमिया भी देखने को मिल सकता है। एनीमिया क्यों देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, ये स्टमक के अंदर या जीआई ब्लीडिंग हो रही है और वो क्रोनिक टाइम तक हो रही है, अगर लंबे समय तक चल रही है ब्लीडिंग, तो पर्सन में एनीमिया की कंडीशन भी हो सकती है। तो ये तो बात होगा इसके सिम्टम्स की। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो सबसे पहले पर्सन का जो है हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद पर्सन का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो मेन डायग्नोसिस आता है वो है बेरियम मील एक्सरे स्टडी। ये जो है जीआई सिस्टम में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी को फाइंड आउट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इस डायग्नोसिस में करते क्या है कि जो भी पेशेंट होता है उसको बेरियम जो है लिक्विड फॉर्म में स्वालो कराया जाता है, यानी उसको लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसका एक्सरे किया जाता है। तो बेरियम क्या होता है, बेरियम अंदर जाने के बाद चमकता है, विजिबल होता है। तो क्या होता है कि जब भी एक्सरे करते हैं तो उसमें जीआई सिस्टम में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है या किसी भी तरह का डैमेज हो रखा है तो उसमें विजिबल हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा डायग्नोसिस है जीआई सिस्टम के डिसऑर्डर्स में। नेक्स्ट वन यहाँ पे एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं। एंडोस्कोपी का मीन क्या होता है कि हमारी जो भी बॉडी कैविटीज़ होती है उनको विजुलाइज करना। तो यहाँ पे स्टोमक को और ईसोफेगस और डुओडिनम को अगर विजुलाइज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ईसोफेजो गैस्ट्रो डुओडिनोस्कोपी। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, WBC का लेवल। अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो यहाँ पे WBC का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ब्लड कल्चर भी करा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगाने के लिए। ओके, तो ये बात हो गई यहाँ पे डायग्नोसिस की। नेक्स्ट वन अब बात करें लास्ट अपन इसके मैनेजमेंट की। तो इसमें सबसे पहले बात आती है मेडिकल मैनेजमेंट की। सबसे पहले
पेप्टिक अल्सर में मेडिसिन्स दी जाती है। ओके, तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन्स दी जाती है, तो इसमें फर्स्ट वन है एंटा एसिड्स। ये एंटा एसिड ड्रग क्या करती है, जो HCl बन चुका है उसको ये तोड़ने का काम करती है, न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे ड्रग आती है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये ड्रग क्या करती हैं, हिस्टामिन के रिलीज़ को ब्लॉक कर देती है, और अगर हिस्टामिन रिलीज ब्लॉक हो जाता है तो HCl का सिक्रीशन भी नहीं होता। इसमें ड्रग्स आती है सिमेटिडिन एंड रेंटिडिन। नेक्स्ट वन यहाँ पे ड्रग आती है प्रोटोन पंप इनिबिटर्स। ये भी क्या करती है, HCl के सिक्रीशन को ब्लॉक कर देती है। इसमें ड्रग्स आती है पेंटाप्राजोल एंड ओमीप्राजोल। तो ये तो बात हो गई कुछ ड्रग्स की जो HCl के फॉर्मेशन को रोक रही है, या उसके मतलब जो HCl बन चुका है उसको तोड़ रही है। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है, H पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन प्रेजेंट है स्टमक में, तो उस टाइम एंटीबायोटिक्स देंगे। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, लाइक एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और लीवोफ्लोक्सेसिन। ये जो एंटीबायोटिक्स है इनको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, एलोन नहीं दिया जाता है। ओके, तो ये तो बात हो गई मेडिकल मैनेजमेंट की। अब अगर पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट से आराम नहीं मिल रहा है, उसके अल्सर ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर जो है डॉक्टर को सर्जरी की तरफ जो है जाना पड़ता है। तो यहाँ पे पेप्टिक अल्सर का सर्जिकल मैनेजमेंट ये होता है कि इसमें फर्स्ट वन सर्जरी कर सकते हैं, लाइक गैस्ट्रोडुओडेनोस्टोमी। ये किस कंडीशन में करते हैं, लाइक मान लो जो ये स्टोमक है, अगर सिर्फ स्टमक में मतलब अल्सर प्रेजेंट है, ये जैसे पाइलोरस पार्ट जो होता है स्टमक का, इसमें अगर अल्सर प्रेजेंट है तो इस सर्जरी में करते क्या है गैस्ट्रोडुओडेनोस्टोमी में, कि इस पाइलोरस पार्ट को रिमूव कर देते हैं, बाकी जो स्टमक का पार्ट है उसको डायरेक्ट डुओडेनम से अटैच कर दिया जाता है। समझ में आ गया। गैस्ट्रोडुओडेनोस्टोमी में क्या करते हैं कि अगर पाइलोरस पार्ट में अल्सर प्रेजेंट है तो इसको रिमूव करके अदर रिमेनिंग पार्ट को स्टमक के डुओडेनम से अटैच कर देते हैं। इस सर्जरी को बिलरोथ 1 भी बोलते हैं। नेक्स्ट सर्जरी आती है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। इस कंडीशन में क्या करते हैं कि अगर मान लो स्टोमक में और जो डुओडेनम है, इन दोनों में अगर जो है मतलब अल्सर प्रेजेंट है, तो क्या करते हैं डॉक्टर, यहाँ पे जैसे पाइलोरस पार्ट है इसको रिमूव कर दिया, और जैसे डुओडेनम पार्ट है इसको भी रिमूव कर दिया। फिर क्या करते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डायरेक्ट जेजुनम से कनेक्ट कर दिया जाता है, इस पार्ट को रिमूव करके, जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, और इसको बिलरोथ 2 भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया आपको। ओके, नेक्स्ट एक और यहाँ पे सर्जरी करते हैं वेगोटोमी। वेगोटोमी में क्या करते हैं कि स्टोमक को जो वेगस नर्व की डिवीजन सप्लाई करती है उसको यहाँ पे कट कर दिया जाता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वेगस नर्व स्टोमक में HCl के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है। तो अगर वेगस नर्व के डिवीजन को यहाँ पे कट कर दिया जाएगा तो HCl का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। समझ गए ये सर्जरिकल मैनेजमेंट। ओके, तो अब ये बात हो गई सर्जरी की। अब लास्ट यहाँ पे बात आती है इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे मैंने आपको नर्सिंग डायग्नोसिस लिखाए हैं 5 जो कॉमन डायग्नोसिस है पेप्टिक अल्सर के, जो आप अदर कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक जो गैस्ट्राइटिस की कंडीशन है उसमें भी ये डायग्नोसिस यूज़ हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट डायग्नोसिस है एक्यूट पेन। जो मेन प्रॉब्लम है पेप्टिक अल्सर की, यहाँ पे पर्सन को बहुत पेन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इरिटेशन हो रही है, अल्सर का फॉर्मेशन हो रखा है। नेक्स्ट डायग्नोसिस होगा कि पर्सन में न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्बैलेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पर्सन में एनोरेक्सिया कंडीशन है, वो सही से खाना नहीं खा पा रहा है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे जो है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग की कंडीशन है, अल्सर जो हो रहा है उनसे ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट वन यहाँ पे पर्सन को एंजाइटी कंडीशन भी रह सकती है। क्यों रहेगी, क्योंकि उसकी हेल्थ में चेंजेस आ रहे हैं, उसको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे लास्ट डायग्नोसिस हम दे सकते हैं कि पर्सन या फैमिली मेम्बर्स को नॉलेज की डेफिशिएंसी, मीन्स उनको पेप्टिक अल्सर के बारे में अच्छे से पता नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम या डायग्नोसिस बन सकता है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे 5 नर्सिंग डायग्नोसिस की। अब इनकी जो इंटरवेंशन
कंडीशंस है कि मीन्स क्या हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे, तो मैं वो आपको एक साथ बता देता हूँ। तो सबसे पहले पेशेंट के हम वाइटल साइन चेक करेंगे। जब पेशेंट हमारे पास प्रॉब्लम लेके आएगा डॉक्टर के पास, तो क्या करना है, सबसे पहले वाइटल साइंस को एसेस करना है। दूसरा, अब पेशेंट को शिकायत किस चीज़ की है, पेन की शिकायत है, यानी उसको बहुत पेन हो रहा है। तो हम उससे पेशेंट से क्या मतलब हम क्वेश्चन आस्क करेंगे, उससे हम ये पूछेंगे कि आपको जो दर्द हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, मीन्स उसकी लोकेशन कहाँ है, कितनी इंटेंसिटी में हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, और पेन का नेचर कैसा है, मीन्स आपको जलन फील तो नहीं हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन हमको पेशेंट से पूछने हैं। नेक्स्ट वन, अब क्या करना है, अगर आइडेंटिफाई हो गया कि पेप्टिक अल्सर की शिकायत है, तो पेशेंट को ड्रग्स प्रोवाइड करनी है। कौन सी ड्रग्स देनी है, एंटासिड्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, अब क्या करना है, पेशेंट को हमें सजेस्ट करना है कि आपको जो डाइट लेनी है वो कैसी लेनी है, स्मॉल डाइट लेनी है, मतलब थोड़े थोड़ा खाना खाना, एक साथ जो है लार्ज मील नहीं लेना। इससे क्या होता है, अगर हम लार्ज मील खाते हैं, हैवी मील लेते हैं, तो उससे HCl का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट वन, क्या एडवाइस देनी है पेशेंट को कि आपको जो है स्मोकिंग को अवॉइड कर देना है, रोक देना है। नेक्स्ट वन, क्या करना है, पेशेंट को ये एडवाइस देनी है कि आपको जो अपना फ्लूइड स्टेटस है उसको नॉर्मली मेंटेन करके रखना है, यानी आपको अच्छे से जो है डेली पानी वगैरह पीना है। नेक्स्ट वन, क्या करना है, पेशेंट को एडवाइस देनी है कि आपको किसी भी तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को अवॉइड करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। नेक्स्ट वन, क्या करना है, पेशेंट के जो भी डाउट्स है मन में कंडीशन को लेके, पेप्टिक अल्सर की कंडीशन को लेकर, वो हमें अच्छे से क्लियर करने हैं, उनको सारी प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट वन, अब क्या करना है, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन अपन प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम हुई है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, उसके लिए क्या क्या दवाइयाँ लेंगे और कब ये ठीक हो जाएगी। तो ये सब हमको पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स को बताना है। और लास्ट में उनको एडवाइस देनी है कि आपको टाइम टू टाइम चेकअप कराने आते रहना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको टाइम से आइडेंटिफाई कर लें। तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया और ये कंडीशन भी पूरी हो गई। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।